हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की बड़ी ख़बर भारत मकबूजा कश्मीर से आई है, जहां पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर एक शख्स हैं 65 साला बशीर अहमद, उनको गोली मारी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके 3 साला पोते को उनकी लाश के ऊपर बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई गईं। जो फैमिली है बशीर अहमद की, वो ये कह रही है कि बशीर अहमद जो है बैंक में चेक लेने के लिए निकले अपनी गाड़ी में, और उस वक्त वहाँ जो है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और करीबी मस्जिद में जो हुर्रियत पसंद थे उनके दरमियान पुलिस मुकाबला हो रहा था। तो वो उतर कर भागे अपने पोते की जान बचाने के लिए, मगर उनको गोली लगी। अब भारतीय पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि वो गोली शायद जो है जो वहाँ मस्जिद में थे हुर्रियत पसंद, उनकी गोली लगी है, मगर जो तमाम तर शवाहिद हैं वो यही आ रहे हैं कि शायद CPRF ने ये सारा सीन क्रिएट करके उनको न सिर्फ गोली मारी बल्कि उनके बच्चे को उनकी लाश पर बिठा करके तस्वीर भी खिंचवाई। इस तस्वीर ने आज सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल की है। जो ज़ाहिर है एमनेस्टी इंडिया ने भी इसको कंडेम किया है और भी लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। और जो सूरत हाल है, जो फैमिली है, जो उनकी साहबजादी हैं, उनका ये कहना है कि वो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी से निकाला और उनको गोली मार दी। इस वीडियो को रिलीज़ करके तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ह्यूमैनिटी है और उन्होंने ना सिर्फ बच्चे को रेस्क्यू किया बल्कि एक CPRF के जवान ने उसको गोद में उठाकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। मगर जब दूसरी तस्वीरें आईं तो ये उसमें ये देखा गया कि उसी अहलकार ने बशीर अहमद साहब की जो लाश है उसके ऊपर पाँव रखा हुआ था। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, हमारे साथ कश्मीरी एक जर्नलिस्ट हैं नईमा महजूर, BBC के साथ भी रही हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। हम उन्हीं से पूछते हैं। नईमा, ये बताइए कि जो कुछ आज हुआ, मैंने आपकी ट्वीट भी देखी कि ये तो सिर्फ CPRF का एक वर्जन है, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, इस खबर के ताल्लुक से 2-3 वर्जन सामने आ रहे हैं। वहाँ पे जो CRPF के जो कमांडिंग ऑफिसर है, उनका कहना है कि उन पे हमला हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, और उस हमले में ये जो वहाँ पे गाड़ी चला रहे थे ये उसकी जद में आ गए हैं। लेकिन वहाँ जो ये बशीर अहमद साहब जो थे जिनकी हलाकत हुई है, उनके घर वाले कह रहे हैं कि वो एक काम से सोपोर गए थे और अपने नवासे को साथ लेके गए थे जो 3 साल का बच्चा है, और वो वहाँ पे चल रहा था उस साइड पे, क्योंकि वो जिस जगह पे ये हमला हुआ है वो सुनसान टाइप की जगह है, चौराहा है, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं। एक छोटा-सा घर है और एक दूर एक मॉस्क है, मस्जिद है। तो वहाँ पे आबादी भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है क्या हो रहा था वहाँ पे, और ना कोई राहगीर चल रहा था। ये वाहिद एक कार थी जिसमें ये बंदा बैठा था, ये बशीर साहब जिसकी हलाकत हुई है। और जब वहाँ पे कोई फोटो जर्नलिस्ट नहीं था, कोई सहाफ़ी नहीं था, कोई रिपोर्टर नहीं था, ये सिर्फ वहाँ CRPF के जो नाका पार्टी है वो है, जो कह रहे हैं कि वो बस से उतर रहे थे अपनी बस से और उन पे हमला हुआ है। लेकिन फिर जो सवाल जो बहुत अहम है, वो ये है कि एनकाउंटर साइट पे कोई नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी फ़ौज है वहाँ पे। फिर जब ये इसकी हलाकत होती है शहरी की, इसके साथ ये छोटा मासूम बच्चा, इसको कैसे वो उस लाश के ऊपर रखते हैं और हर एंगल से फिर फ़ोटो खींची जाती है और उस फ़ोटो को फिर वायरल किया जाता है और एजेंसीज़ जो है, न्यूज़ एजेंसीज़ को दिया जाता है, जबकि अभी तक किसी फ़ोटो जर्नलिस्ट ने ये क्लेम नहीं किया कि मैंने ये फ़ोटो उठाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज क्या देना चाह रहे थे। और अगर इनके घरवाले भी कह रहे हैं, ये तो कोई मिलिटेंट नहीं था, एक शहरी था जो काम से गया था वहाँ पे, और इसकी हलाकत वहाँ पे हुई है। फिर आप बच्चे को उठा रहे हैं, उसको कह रहे हैं बिस्किट दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, वो सारी चीज़ें। देखिए,
वहाँ कश्मीर में इस तरह के जब भी हादिसात होते हैं, तो सबसे पहले पता नहीं चलता है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। इसलिए कि आज भी जो वाक़या हुआ, इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय फ़ौज सही बोल रही है और उनके घरवाले जो है लवाहकीन वो झूठ बोल रहे हैं। जब तक वहाँ क्योंकि नहीं मकामी नईमा, सहाफ़ियों को मैं यहाँ नईमा, मैं वसत बात कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करूंगा। चले, मैं एक लम्हे के लिए ये मान लेता हूँ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बशीर साहब जो हैं वो क्रॉस फायरिंग में फंस गए। वो अपनी गाड़ी से उतर के किसी महफूज मकाम की तलाश में भागे और मारे गए। सवाल ये है कि एक सुनसान जगह पे, जो कि अजनबी जगह थी उनके लिए, उन्हें कैसे अंदाजा हुआ कि गाड़ी से ज्यादा महफूज भी कोई जगह हो सकती है जबकि लाइव एनकाउंटर हो रहा है? नंबर वन। नंबर टू, अगर वो गाड़ी में बैठे ही मारे गए और शिद्दत पसंदों की गोली का निशाना बन गए, तो गाड़ी पे एक स्क्रैच तक नहीं है। ये मोजज़ा जो है ये कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहूंगा। तो इस तरह की जो माजी में भी, नईमा आप तो कश्मीरी हैं, इस तरह के जो वाकयात होते रहे हैं और दर्जनों की तादाद में होते रहे हैं, अल्टीमेटली उनकी तहकीकात भी होती हैं। एंड रिजल्ट क्या निकलता है ये बताइए। देखिए, तहकीकात कहाँ पे होती है? तहकीकात का ऐलान किया जाता है। आप आज देखेंगे दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे किस्से हुए हैं, ऐसे हादिसात हुए हैं, ऐसे एनकाउंटर्स बताए गए हैं जिनका अभी तक पुरसाने हाल नहीं है। और कोई इस वक्त आपने देखा होगा, आज कोई ये नहीं कह रहा है, आज खास तौर से कश्मीरी, कि इसका प्रोब होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए कि उनको पता है कि इस तरह इन्वेस्टिगेशन कहना, ये तो हमारे लिए अब इसकी कोई माने नहीं रही है। आपने सही एक बात कही कि अगर उसको गाड़ी में सबसे महफूज जगह वो उसकी गाड़ी थी, वो उसमें रहता, उसको बाहर कैसे निकाला गया, फिर कैसे लिटाया गया, फिर ऐसे पोज में रखा गया, फिर बच्चे को लाया, उसके सीने पे उसको रखा गया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देना होगा। वो जो वहां पे जो एनकाउंटर साइट पे जो सीआरपीएफ का बटालियन या जो भी वहां पे थे, उनको बताना होगा, क्योंकि कश्मीरियों के जहन में इस वक्त एक ही सवाल है कि अगर वो मिलिटेंट्स के साथ लड़ रहे थे या एनकाउंटर हो रहा था, तो ये जो राहगीर, ये जो गाड़ी वाला बीच में आ गया, आपने इसको ये मान के चल रहे थे कि शायद यही मिलिटेंट है, इसीलिए इसको गाड़ी में से निकाल के आप गोली मार रहे हैं। ये सारे ऐसे सवालात हैं, खदशात हैं, जिसका जवाब बहरहाल मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि आज तक ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हैं जिनका जवाब नहीं मिला है, और न शायद हमें उम्मीद है बहसीत कश्मीरी कि हमें इसका कोई जवाब मिलेगा। बिल्कुल नईमा साहिबा, अगर एक कोई तस्वीर मैंने आज देखी है सोशल मीडिया पर, जो इस पूरी जो आज सोपोर में हुआ है, अगर उसका खिलाफ खुलासा पेश करने की कोशिश करें, तो एक मीर सुहेल साहब हैं, कश्मीरी आर्टिस्ट, उन्होंने जो बनाई है तस्वीर, अगर वो हम अभी स्क्रीन पर ला सके तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे इशू को वो सम अप कर देता है कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा है भारत में या उनकी मीडिया पर, वो एक पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है और जो पूरी पिक्चर है वो कुछ और है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। हम अक्सर पिछले जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है और उससे पहले भी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक ये खौफ है कि इस चीज़ का खदशा है कि क्या कश्मीर के पूरे डीएनए को तब्दील करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स तकरीबन 25,000 लोगों को दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जी जो लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं कश्मीर में, अगर उन्होंने एक मुद्दत गुजार ली तो उनके बच्चों को भी कश्मीर का डोमिसाइल मिल सकता है। इसके बाद जो है बुलेट पॉइंट में है वो मैं आपको बता देता, फिर हम नीमा से बात करेंगे। बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि 18 मई से लेके जून के आखिर तक 25,000 डोमिसाइल बांटे गए हैं। इसमें जो है कोई भी शख्स जो रियासत में 15 साल गुजार चुका हो या यहाँ 7 बरस हो
या मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान किसी रियासती स्कूल या कॉलेज से इम्तिहान दिया हो, वो डोमिसाइल का हकदार है। 10 साल तक मुलाजिम करने वाले किसी भी हिंदुस्तानी मुलाजिम के बच्चे का डोमिसाइल भी खुद ब खुद जारी हो सकता है। वेलकम बैक। बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में कि किस तरह भारतीय कश्मीर की में मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पे अमल पैरा है, और उसमें यह है कि पिछले 1.5 महीने में डोमिसाइल बड़ी भारी तादाद में जारी किए गए हैं और मज़ीद तेज़ी आ गई है उनमें। जब 5 अगस्त को पिछले साल आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ और 35A जिसके तहत रियासत की शहरियत के हुकूक जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था वो ख़त्म हुआ, तो उस वक्त सबकी समझ में आ गया था कि अब अगला मरहला क्या होने वाला है। नईमा अहमद महजूर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नईमा, आपको लगता है कि ये जो कुछ लोग मिसाल देते हैं कि इसको नया जनूबी अफ्रीका या नया फ़लस्तीन बनाने की का जो मॉडल है उसके तहत भारतीय हुकूमत काम कर रही है? देखिए, जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, और अगर आप डोमिसाइल लॉ का पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको ये बात सही लगेगी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन में जो उन्होंने, अब तो वो बेचारे 70% लैंड भी उनके पास नहीं है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, जो अब हम इस हफ्ते देख रहे हैं। उसी तर्ज पे आप देखेंगे कि जो प्लान बनाया गया है कि आपको उसको 47 से लेके कश्मीर को देखना होगा कि हमारी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो टॉप लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें अक्सर जो हमारे IAS ऑफिसर्स हैं वो बाहर से आते हैं। अब आपको पहले उनको देना है, आपको वो वहाँ के शहरी बन सकते हैं अगर वो 15 साल रहे हों, उनके खानदान वाले रह सकते हैं अगर वो 15 साल रहे हों। अगर बच्चे हैं वहाँ पे हमारे NIT है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, B.Ed कॉलेजेस, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तानी रियासतों से लोग आते हैं और वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, सालों रह जाते हैं। तो आपको उनको भी फिर एक सर्टिफिकेट देना है शहरियत का, आप उनको भी शहरी बना सकते हैं। फिर आपके 1.5 लाख बिहारी मजदूर हर साल कश्मीर में होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो मजदूर, पूरा जो लेबर सेक्टर है वो बंगाली और बिहारी आते हैं, तो उनको भी फिर आपको देखना होगा, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत अरसे से आ रहे हैं, उनको भी आपको फिर शहरियत तो जरूर देनी होगी। और इसी तरह से आपने देखा होगा गोरखाज, जो हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज है चीन की तरफ से, जो लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, वहां से बहुत सारे जो लोग आए हैं, जो 47 में या 65 में या फिर 71 में जो माइग्रेट हो गए हैं, उनको भी आपको डोमिसाइल बनाना है। इसी तरह से आप वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, उसमें से अभी आपने खुद भी कहा कि 35,000 जो है अभी आज जो लेटेस्ट है रिकॉर्ड एप्लीकेशंस है, जिसमें 25,000 ऑलरेडी दिया गया है, उनको शहरी बना दिया गया है। तो इस तरह मजमूई अगर आप देखेंगे, फिर आपके पास कश्मीर के, अगर आप 1 करोड़ 20 लाख आबादी को देख रहे हैं, उसको आप सिर्फ 10 साल में आप देखेंगे कि वो वहां पे कुछ लाख रहेंगे, बाकी तो सारा ले जाया जाएगा। इसलिए कि जो इंडस्ट्रियल लॉबी आपने बनाया है, आपकी सारी बिजनेस, आपकी सारी इकोनॉमी आपके पास भी नहीं रहेगी, वो भी सारे बाहर के लोग आएंगे, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े जो जो नेशनल कंपनीज हैं, उनके वसातत से वो वहां पे जो आप जमीन जायदाद वो सारा आप दे देंगे। जायदाद भी आपकी अपनी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, जमीन आपका स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह ये इस्राएली मॉडल से बल्कि और भी ज्यादा है कि जहां पे आप हर तरह से एक जंग लड़ रहे हैं जिसमें आपको कहीं बचने की अब उम्मीद ही नहीं है। या तो आपको हिजरत करनी है या फिर कम करना है टू प्रेशर कि जी हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब जैसे तैसे करके हमें इस तरह रहना है। तो इस्राएली मॉडल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको
पूरे तनाजुर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको स्क्वीज किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से आपको रॉब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा, नईमा। एक आखिरी सवाल आपसे। ज़रार हमें ब्रेक लेनी है, या तो आप ब्रेक के बाद कर लीजिए। नहीं, बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा। क्वाइट अ सैड पिक्चर, और यकीनन ये तो ऐसे ही लग रहा है कि जो कश्मीरियों को कश्मीर में ही अक़लियत बनाने का मंसूबा है, बदकिस्मती से शायद वो कामयाब ही ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी। एक वक्फा लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि यार भारत ने क्या कर दिया होगा ऐसा, इतनी सडननेस, इतनी स्टेल्थ, कौन सा ये नया भारत। मतलब सुनने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि यार या तो पूरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भारत ने तबाह कर दिया है, या तो बीजिंग को फतेह कर दिया है, या तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को उठाकर जंतर मंतर में रख दिया है, या तो फिर चीनी सदर शी जिनपिंग को असैसिनेट कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है कि भारत ने जो ये स्टेल्थी और सडन मूव है, स्टेल्थी और सडन मूव क्या था, तकरीबन 59 चाइनीज एप्स जैसे कि टिकटॉक और मुख्तलिफ एप्स को आर्जी तौर पर बैन कर दिया है भारत में। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि इससे चाइनीज हिल जाएंगे, तो सर जो अभी जो असल जो पिक्चर है वो अभी बाकी है, क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा यार होल्ड माय रूह अफ़ज़ा, मैं अभी इससे आगे जाने वाला हूं। और उन्होंने अपने जो वीबो का अकाउंट है, जो एक चाइनीज सोशल मीडिया ऐप है जैसे ट्विटर या ऐसे होता है, वहां पर जो 115 पोस्ट की थी, उनमें से बड़ी मुश्किल से 113 पोस्ट डिलीट कर दिए। और ये हो रहे नया भारत, ये होता है मैसेज भेजना अपने मुखालफिन को। अच्छा, ऐसे हो क्यों रहा है? क्योंकि चीन अभी इस वक्त पर तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर गलवान और पंसोंग के एरिया में उस सरजमीन पर काबिज है। 60 स्क्वायर किलोमीटर के बदले में इन लोगों ने 49 एप्स, चीनी एप्स को बैन कर दिया है। इतनी शोर क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ग्राउंड पिक्चर देखें, अभी सारी बातें हो रही हैं, कोर कमांडर्स की भी मीटिंग हुई है चीन और भारत की, और वो बात हो रही है कि यार हम डिसएंगेज करेंगे, हम डिसएंगेज करेंगे। अच्छा, बड़ा प्यारा लफ्ज है डिसएंगेज, लगता ऐसे है कि आप अपनी पुरानी सरहदों पर वापस चले गए हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अब आप बैठकर अपनी टीवी स्क्रीन पर झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी न्यूज़पेपर्स में झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कौम से खिताब में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर हम थोड़ी सी देखें सैटेलाइट इमेजरी जो एनडीटीवी और कुछ भारतीय मीडिया जो अभी भी रिपोर्ट करते हैं, वो उस पर दिखाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि जहां पहले चीन के सिर्फ खेमे थे या छोटी सी प्रेजेंस थी, अब वहां पर बकायदा बंकर्स, वहां पर फास्ट पेट्रोलिंग शिप्स और हर एक किस्म का फौजी मवाद वहां पर अब है। अच्छा, जंग तो होनी ही नहीं है, क्योंकि अब भारत ने भी अपनी वहां पे मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया और चीन तो पहले ही वहां पर डोमिनेंट पोजीशन में है। तो आप अपने अवाम को क्या मंजन बेचेंगे कि जी आपने देखा भाई ने टिकटॉक बैन कर दी, यार अब आ जाए कोई चीनी हमारे सामने तो हम उसको जवाब देंगे। अगर चीन और, लेकिन जाहिर है कि टिकटॉक के जरिए जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपने टिकटॉक बैन कर दिए। तो ये है यार इनकी एक्चुअल हकीकत। तो जब हम देखते हैं ना कि ये एक कश्मीरी को गोली मार दी या पाकिस्तान को डराया धमकाया, तो वजह इसकी असल में ये है कि जो इनका जो एक्चुअल मुखालिफ है उनके खिलाफ लड़ने का दम नहीं है। तो आपका जो सारा गुस्सा है वो फिर निकलता है एप्स पर और टिकटॉक पर। क्या ख्याल है मुबशिर? और जो राहुल गांधी हैं, पाकिस्तान नवाज़ कांग्रेस जो है उसके सरबरा, वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि आप तो सरेंडर मोदी है। आज भी मैं उनके एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उन्होंने टॉन्ट किया मोदी पे कि वो क्या हुआ, वो आपने जो गलवान में क्या किया है या लद्दाख में क्या किया है। तो उसके बाद फिर आपको पता है उनके साथ क्या हुआ होगा। फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। कल आपको याद होगा कि हमने तालीमी इदारों, बिलखसूस लाहौर का एक तालीमी इदारा लाहौर ग्रामर स्कूल, उसमें जिनसी हिरासगी का एक बहुत पुराना चलने वाला मामला, उस पर तफसीलन गुफ्तगू की थी। उस दौरान मेरे जहन में ख्याल ये आया था कि शायद पिछले साल अक्टूबर में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में जिनसी हिरासगी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें जो CCTV कैमरे हैं उनके ज़रिए से तालिबात को चेस करने की और उनकी फिल्मिंग की कोशिश की गई थी और उस पर बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया था। बलूचिस्तान की जो असम्बली में है उसमें बाज़गश भी सुनाई दी। फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनी अलग से। फिर अदालत ने हुक्म दिया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को कि आप अपनी कमेटी बनाएं, तहकीकाती कमेटी, और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा FIA को भी तहकीकात का हुक्म दिया गया। ये केस अभी चल रहा है। आज इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जमाल खान मंदुखेल, उनकी सरबराही में जो डिविजनल बेंच है उसके सामने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार वलीउर रहमान साहब पेश हुए और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि अदालती अहकामात की रोशनी में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और इन तहकीकात के नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड को बरतरफ कर दिया गया है। ये स्कैंडल अचानक से शुरू हुआ था उस वक्त जब एक ग्रेड 5 के सिक्योरिटी गार्ड को आउट ऑफ टर्न ग्रेड 15 में तरक्की देके यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वहाँ की जो कैमरे और सिक्योरिटी है उसका इंचार्ज बना दिया था। किसी और अहलकार को ये बात बुरी लगी और उसने अदालत में ये बात चैलेंज कर दी और उस दौरान उसने अदालत के सामने इंकशाफ किया कि इन CCTV कैमरों से तालिबात की तस्वीरें जो हैं वो ली जाती हैं। इस मामले में जिन दीगर अहलकारों से यूनिवर्सिटी की कमेटी ने पूछगछ की उनमें साबिक वाइस चांसलर जावेद इकबाल, साबिक रजिस्ट्रार तारिक जोगेज़ई, साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद नईम और साबिक ट्रांसपोर्ट अफसर मोहम्मद शरीफ भी शामिल हैं। मगर रजिस्ट्रार ने बताया कि इंक्वायरी कमेटी की जो सिफारिशात हैं इन पे अमल दरामद की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की है। अदालत ने ये जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की जिसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है, तो अदालत का हिस्सा बनाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सिंडिकेट का इजलास 2 हफ्ते के अंदर अंदर बुलाया जाए और जो तहकीकाती कमेटी ने दीगर सिफारिशात पेश की हैं उन पे अमल दरामद की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद अदालत को पेश की जाए। तो जनाब, इतना बड़ा जो पहाड़ था उसमें से एक चूहा जो है निकला। हम समझ रहे थे कि पता नहीं कौन कौन इस स्कैंडल की जद में जाएगा। ये है जो है कुल्हाड़ी कमज़ोर पर ही गिरती है और क्योंकि इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड पर गिर गई और हालांकि ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि ये कहा गया था कि बाकायदा जो है वहाँ से जो कैमरे लगाए गए थे, जो वॉशरूम्स तक में लगाए गए थे अनऑथराइजली, इल्लीगली, उनके बाद उनकी वीडियोस थी और उसके बाद ये भी आपको याद है कि यूनिवर्सिटी के सीनियर इंतज़ामिया के अरकान के पास से वो वीडियोस तक बरामद हुई थी। तो मुझे नहीं पता कि FIA ने अपनी रिपोर्ट में सारा मलबा जो है एक सिक्योरिटी गार्ड पर क्यों डाला। क्यों ज़रा देखो, या तो FIA की बात बहुत, या तो ये FIA की रिपोर्ट जी, सॉरी, ये इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है जी। नहीं, वो जो FIA की रिपोर्ट है उसके अंदर जो है वो भी तो पेश की गई है ना, वो उसमें भी जो है लेकिन मुबशिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी अपने तौर पे जो तहकीकात की रिपोर्ट है आज वो पेश की गई, FIA की रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। ठीक है, चलें तो देख लेते हैं। सब वो जिक्र कर रहे थे कि जो FIA की रिपोर्ट में और भी बातें की गई थी। बहरहाल मैं इसे इतना कहना चाहूंगा कि यार देखो, या तो ये बहुत ही पहुंचा हुआ सिक्योरिटी गार्ड था या तो इससे ज्यादा कोई यतीम इंसान नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में। हाँ। अब इन दो चॉइसेस हैं, ये दो चॉइसेस हैं, आपने जो चूज करना है वो आप चूज कर लें। मैं क्योंकि एक ऑप्टिमिस्ट किस्म का बंदा हूं, मैं हमेशा देखता हूं, कहता हूं कि यार पॉजिटिव बात करनी चाहिए, कोई मुस्बत बात करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि शुक्र है कि पूरे सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड किया है या कम से कम उस पर इल्जाम लगाया। ये नहीं कि यार आपके दाएं हाथ ने ये किया था,
आपके बाएं हाथ पर कोई इल्जाम नहीं है, या आपने एक आंख से देखा था, दूसरी आंख आपकी बंद थी, चुनाचे सिर्फ 50% जो आपका वजूद है उसके ऊपर पाबंदी लगी है, तो मैं तो इसको पॉजिटिव ज़रार, लेकिन क्वेश्चन तो रहेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूरे यूनिवर्सिटी में कैसे कैमरे लगा दिए बग़ैर इंतज़ामिया की नॉलेज में, या कोई वो बहुत ही बड़ा कोई स्पाई मास्टर था या कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ थी। बहरहाल ये केस क्योंकि अभी चल रहा है, देखें 17 जुलाई को जब इसकी हेयरिंग दोबारा होती है तो क्या होगा, उस वक्त भी आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।